हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उससे पहले हमने इसकी एसिडिक एसिड को पढ़ा था। एसिडिक एसिड में उसकी प्रिपरेशन और उसकी रिएक्शंस वगैरह को और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स हमारे पास जो होते हैं वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड्स ही होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। आपको पता है हमारे बॉडी में, हमारे जिस्म में जो नेल्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, जो बाल होते हैं, हेयर जिनको हम कहते हैं, ये सब प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है कि प्रोटीन जिन जिन मॉलिक्यूल से प्रोटीन मिलकर बनती है उनको हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स। And amino acids are organic compounds which contain both the amino group as well as acidic group which is carboxylic group. तो ऐसे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स जो अपने अंदर अमाइनो ग्रुप भी कंटेन करते हों और कार्बोक्सिल ग्रुप भी कंटेन करते हों वो अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो ये आर सी एच एन एच टू सी ओ ओ एच। ये एक कार्बन है। कार्बन की एक साइड पे COOH ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी साइड पे क्या लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है NH2। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक ही वक्त में C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा हुआ हो और अमाइनो ग्रुप लगा हुआ हो उसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड। वो कहलाता है अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड में जो कार्बन होता है वो फर्दर दो चीज़ों से भी मतलब जुड़ा हुआ होता है। एसिड और अमाइनो तो हो गई सही, साथ में वो एक हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ होता है और दूसरी साइड पे वो या तो हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ होगा, और अगर हाइड्रोजन नहीं होगा दूसरी साइड पे तो फिर आर ग्रुप तो मस्ट होगा। मतलब कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बोक्सिल के साथ और एक अमाइनो ग्रुप के साथ तो मस्ट लगा हुआ होगा। और ये जो चौथा बॉन्ड है कार्बन, वो या तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा या तो वो किसी दूसरे कार्बन के साथ बना रहा होगा। तो जब वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है तो उसको हम उस अमीनो एसिड को हम बोलते हैं ग्लाइसिन। और अगर वो हाइड्रोजन नहीं होता, मतलब ये हाइड्रोजन तो होगा लेकिन अगर दूसरा हाइड्रोजन होगा तो वो ग्लाइसिन बन जाएगा, और अगर अल्काइल चेन हो जाएगी तो फिर हमारे पास डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। मतलब देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स और हर अमाइनो एसिड दूसरे से फर्क होता है ऑन द बेसिस ऑफ आर चेन। कि आर चेंज होता जाएगा तो अमीनो एसिड भी क्या करेगा, चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आर हमारे पास यहाँ पे CH3 भी हो सकता है। आर हमारे पास यहाँ पे आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है। आर हमारे पास यहाँ पे कोई रिंग भी हो सकती है। और आर हमारे पास यहाँ पे H के बराबर भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी एन H। इफ इट विल बी एन H देन द अमीनो एसिड विल बी कॉल्ड ग्लाइसिन। इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास ग्लाइसिन है। लेकिन अगर आर C3 होगा तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एलानीन। अगर RC3 के बराबर होगा तो वो एलानीन हो जाएगी, वो अमीनो एसिड एलानीन कहलाएगा। और अगर वो RH होगा, H तो है ही सही लेकिन अगर ये वाला R भी H हो जाता है तो फिर ये ग्लाइसिन बन जाएगा। तो ये ग्लाइसिन और एलानीन हमारे पास दो अमीनो एसिड्स हैं। मैंने एग्जांपल दी है, वैसे तो हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स होते हैं लेकिन उनमें से जो दो अमीनो एसिड हैं तो कहाँ पे फर्क कर रहे हैं, मतलब सब अमीनो एसिड में COH ग्रुप भी होगा, अमीनो ग्रुप भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। फर्क कहाँ पे आ रहा है, आर के ऊपर आ रहा है कि आर तब्दील होता जाएगा तो अमीनो एसिड भी तब्दील होता जाएगा। अब इसके अलावा उन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई है अमीनो एसिड्स की कि अमीनो एसिड्स हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड्स भी होते हैं, हमारे पास बीटा अमीनो एसिड्स भी होते हैं और हमारे पास गैमा अमीनो एसिड्स भी होते हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स को अल्फा इसलिए कहा जाता है कि जब अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन के साथ अटैच होगा तो इट विल बी कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। अगर अमाइनो ग्रुप बीटा कार्बन के साथ अटैच होगा देन इट विल बी कॉल्ड बीटा अमीनो एसिड। अगर अमाइनो ग्रुप गैमा के साथ अटैच होगा, गैमा कार्बन के साथ, देन इट विल बी कॉल्ड गैमा अमीनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कार्बन देखें, अगर स्ट्रक्चर को हम खोल कर बयान करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, RCHNH2 C डबल बॉन्ड OH। और मैंने आपको बताया था अल्डिहाइड्स हो जाएं, कीटोन्स हो जाएं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो जाएं। ये जो तीन है
इनमें जो अल्फा कार्बन होता है, ये कार्बन जो सी डबल बॉन्ड ओ एच बना रहा होगा, दिस इज नॉट एन अल्फा कार्बन। उसकी एडजेसेंट जो कार्बन होता है, दिस इज एन अल्फा कार्बन। ये हमारे पास क्या हो जाता है, अल्फा कार्बन हो जाता है। और फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे सी लिख देती हूँ, यहाँ पे भी सी लिख देती हूँ। ये हमारे पास क्या होगा, बीटा, और ये हमारे पास क्या होगा, गैमा कार्बन। तो अगर अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप लगा होगा तो दिस विल बी एन अल्फा अमाइनो एसिड। सिमिलरली अगर ये अमाइनो ग्रुप बीटा पे लगा हुआ होगा अल्फा के बजाय, तो वो बीटा अमाइनो एसिड हो जाएगा। और अगर ये यही अमाइनो ग्रुप गैमा पे लग जाएगा तो वो हमारे पास गैमा अमाइनो एसिड हो जाएगा। और ये अल्डिहाइड्स हो जाएं, कीटोन्स हो जाएं, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो जाएं। तो इनके जो कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ बना रहा होता है, जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन होता है, उससे एडजेसेंट जो कार्बन होता है उसको हम ग्रीक नंबरिंग देते हैं, और उसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा गैमा। जब हम न्यूमरल्स वाली नंबरिंग देंगे तो इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे, और इसको 4 कहेंगे। लेकिन जब हम ग्रीक नंबरिंग शुरू करते हैं तो हम उस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छोड़कर उससे जो एडजेसेंट कार्बन होता है वहां से नंबरिंग शुरू करते हैं। The adjacent carbon will be alpha, then comes beta, and then comes gamma. इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो सबसे मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड कौन सा होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, या गैमा होता है। तो जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, दे आर नेचुरली अकरिंग क्या होते हैं, दे आर अल्फा अमीनो एसिड्स। ज्यादातर अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी क्लासिफिकेशन उन्होंने की हुई है, वो उन्होंने कहा हुआ कि कुछ अमीनो एसिड्स हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, और कुछ हमारे पास बेसिक होते हैं। Some amino acids are neutral, some are acidic, and some are basic amino acids. न्यूट्रल वो होते हैं कि जिनके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक अमीनो ग्रुप होगा, वो न्यूट्रल होंगे। एसिडिक वो होंगे जो स्ट्रक्चर में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन करते होंगे और एक Na2 कंटेन करते होंगे। और बेसिक वो होंगे जो स्ट्रक्चर में एक COH कंटेन करते होंगे एक COH कंटेन करते होंगे और 2 अमीन ग्रुप कंटेन करते होंगे। तो न्यूट्रल तो वो है कि जिसमें एसिड और अमाइनो की तादाद सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। इसी तरह एसिडिक वो होता है जिसमें एसिड के COH की तादाद ज्यादा हो जाती है, तो वो एसिडिक ज्यादा हो जाता है हमारे पास अमीनो एसिड। और जब हमारे पास बेस की अमाइनो जो होता है वो एज ए बेस एक्ट कर रहा होता है, और जो C डबल बॉन्ड OH है वो एज एसिड एक्ट कर रहा होता है। तो जो बेस की अगर तादाद जो मतलब अमाइनो ग्रुप की तादाद ज्यादा हो जाए तो वो एज बेसिक कैरेक्टर हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इट इज द बेसिक अमाइनो एसिड। इसमें एग्जांपल क्या आ जाती है, इसमें आ जाएगी ग्लाइसिन की, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन एंड प्रोलिन। ये 4 अमाइनो एसिड्स आपकी बुक में डिस्कस भी हुए हुए हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे मेंशन किया। एसिडिक में हमारे पास आ जाएगा एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। और बेसिक में हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स आ जाएंगी इनकी। लाइसिन एंड हिस्टिडीन आर बेसिक, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक आर एसिडिक, एंड ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन एंड प्रोलिन आर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि उन्होंने किया हुआ है कि इसके अलावा हमारे पास होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल हमारे पास टोटल 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसमें से 10 जो होते हैं वो बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, और 10 जो होते हैं वो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। जो बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है वो हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, और जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। वैसे नॉन एसेंशियल और एसेंशियल दोनों ही बॉडी को चाहिए, लेकिन नॉन एसेंशियल आर द वंस दैट बॉडी कैन synthesize
बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, लेकिन ये एसेंशियल है। जो एसेंशियल है वो बॉडी को चाहिए चाहिए और वो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है। जो नॉन एसेंशियल है वो बॉडी को नहीं चाहिए लेकिन वो बॉडी सिंथेसाइज कर रही है। इतने एसेंशियल नहीं है जितने एसेंशियल हमारे पास एसेंशियल होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो होता है कि 10 आर एसेंशियल एंड 10 आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और इसके अलावा ये जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का होता है कि जो एसेंशियल होते हैं फिर उसको हम थ्रू डाइट वगैरह से obtain कर रहे होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है the remaining 10 amino acids which the body is not able to synthesize are called essential amino acids and must be supplied to our bodies through our diet because they are required for proper health and growth. The deficiency of essential amino acids may cause diseases. असेंशियल का ये होता है कि अगर वो नहीं आपको मिलेंगे या उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको डिजीज का भी खतरा हो सकता है। तो इतने ज्यादा एसेंशियल होते हैं और वो बॉडी सिंथेसाइज भी नहीं कर सकती। वो जो नॉन एसेंशियल होते हैं उनको बॉडी सिंथेसाइज कर रही होती है। तो आप इसको इस फर्क को ऐसे याद रखिएगा। वन मतलब एसेंशियल, वैसे तो एसेंशियल है बॉडी को, तो बॉडी को बनाने चाहिए थे लेकिन समहाउ अल्लाह की हिकमत है इसमें कि मतलब वो नहीं बॉडी सिंथेसाइज कर पाती। और वो जो नॉन एसेंशियल हैं जो जितने इतने जरूरी नहीं है उनको बॉडी सिंथेसाइज कर पा रही होती है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में उन्होंने कहा हुआ है कि नोमेनक्लेचर में हमारे पास दो तीन उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज राइट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से निकाला गया है। और ग्रीक वर्ड कौन सा, ग्लाइकिस। ग्रीक वर्ड ग्लाइकिस से निकाला गया। और इसको ग्लाइकिस से क्यों निकाला गया, क्योंकि ग्रीक में ग्लाइकस को, स्वीट को क्या कहा जाता था, स्वीट टेस्ट को या स्वीट थिंग्स को या स्वीट किसी भी स्वीट चीज को क्या कहा जाता था, ग्लाइकस कहा जाता था। और ग्लाइसिन भी जो अमाइनो एसिड होता है वो इज अ वेरी स्वीट अमाइनो एसिड, इसलिए ग्लाइसिन को ग्लाइकस कहा गया है, क्योंकि ग्रीक में स्वीट को ग्लाइकस कहा जाता था। इसके अलावा हमारे पास है ट्रायोसिन। ट्रायोसिन इज अ ग्रीक वर्ड, अगेन ग्रीक वर्ड से निकाला गया। और कौन से ग्रीक वर्ड से निकाला गया, ट्रायोस से। ग्रीक वर्ड से निकाला गया ट्रायोस से। और ट्रायोस बेसिकली ग्रीक में चीज को कहा जाता था। उसको ग्रीक में चीज नहीं कहा जाता था बल्कि ट्रायोस कहा जाता था। स्वीट को ग्रीक में स्वीट नहीं कहा जाता था बल्कि ग्लाइकिस कहा जाता था। और ग्लाइसिन क्योंकि स्वीट होता है तो उसको ग्रीक वर्ड ग्लाइकिस के साथ उन्होंने तशबीह दे दी है। इसी तरह ट्रायोसिन जो है वो वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम चीज, सबसे पहले देखा गया चीज के अंदर इसको। तो फिर उन्होंने फिर वो ग्रीक डिक्शनरी में गया, उन्होंने देखा कि ग्रीक डिक्शनरी में चीज को क्या कहा जाता था, तो वहां पे ट्रायोस कहा जाता था, तो उन्होंने इसको ट्रायोसिन कह दिया। और आपको पता है पहले जमाने में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती थी, पहले जमाने में ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स को यूज किया जाता था। ये वो ज्यादा मतलब अपने जो बन पर थी, जैसे हमारे पिछले जमाने में बरसगीर के जमाने में फारसी और अरबी जो जबानें थी वो ज़्यादा पाई जाती, मकबूल थी आवाम के अंदर भी और बादशाहों के दरबारों में भी। लेकिन बाद में फिर उर्दू जो है लश्करी ज़बान के तौर पर उभर कर सामने आई। अंग्रेज़ी भी इसी तरह बाद में निकल कर आई थी, पहले लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स इस्तेमाल किया जाता है। आपने मिस्टर चिप्स वाला वो नावल तो पढ़ा ही होगा, गुड बाय मिस्टर चिप्स। उसमें वो जिक्र करता है कि हमारे ग्रीक और लैटिन वाले लोग जो हैं वो कम होते जा रहे हैं जिनको इस ज़बान पे अबूर हासिल है। नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है हमारे पास कि हम एब्रीविएशंस, उन्होंने एब्रीविएशन का कंसेप्ट दिया हुआ है। एब्रीविएशन क्या होती है कि जब हम बहुत एक बड़े वर्ड को सिंप्लीफाई कर देते हैं इनटू टू और थ्री अल्फाबेट्स, तो उसको हम बोलते हैं एब्रीविएट कर दिया, उसको हमने एब्रीविएशन दे दिया। इसी तरह वो कह रहे हैं कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उन सबको हमने एब्रीविएशन दे दिए, उन सबको हमने एक सिंपल नेम दे दिया है। और सिंपल नेम क्या दिए कि जिसके जो फर्स्ट थ्री वर्ड्स हैं, हर हर अमीनो एसिड का जो फर्स्ट थ्री वर्ड्स हैं वो उसका एब्रीविएशन बना दिए। GLY, ग्लाइसिन को GLY कहते हैं। और इसका इसी तरह एलानीन को क्या कहते हैं, ALA। इसी तरह वेलिन को क्या कहते हैं, VAL। प्रोलीन को क्या कहेंगे, PRO। एस्पार्टिक एसिड को क्या कहेंगे, ASP। ग्लूटामिक एसिड को क्या कहेंगे,
जी जी एल यू लाइसिन को क्या कहेंगे? एल वाई एस हिस्टिडीन को क्या कहेंगे? ये जितने भी अमीनो एसिड्स आपकी बुक में दिए हुए हैं इसके स्ट्रक्चर्स और नाम और इनकी एब्रिविएशंस आपने याद करनी है और इनकी क्या कौन से पोलर हैं और कौन से नॉन पोलर हैं। ये जो पहले चार हैं दे आर न्यूट्रल, फिर दो जो हैं वो एसिडिक हैं और फिर दो जो हैं वो बेसिक हैं। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ इस तरह हैं, बिल्कुल सिंपल है स्ट्रक्चर, इतना मुश्किल नहीं है। आपको पता है पहले तो होता है हमने कार्बन ड्रा करना होता है, कार्बन की एक साइड पे हमने लगाना होता है COOH ग्रुप, ये तो मस्ट है। दूसरी साइड पे हमने लगाना होता है अमाइनो ग्रुप, एक साइड पे हमने लगाना होता है हाइड्रोजन, और इस साइड पे अब डिपेंड करता है कि इस साइड पे जो भी ग्रुप लगेगा, यहाँ पे जो भी ग्रुप लगेगा वो उसकी बुनियाद पर अमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा। अगर यहाँ पे H लग जाएगा तो हम बोलेंगे दिस इज ग्लाइसिन। अगर यहाँ पे CH3 लग जाएगा तो हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है? एलानीन। अगर यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाएगा, सी सी सी, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है हमारे पास? वेलीन। अगर यहाँ पे हमारे पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कहाँ डाला है N2, बस ये है कि आपने एक ही दफा डालना है इनमें। रिंग बन जाती है यहाँ पे, एक दो तीन, फिर रिंग बनेगी एक, एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन चार, ऐसे करके। और अगर क्योंकि अगर हम यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं इसका, इसका यहाँ पे हम बॉन्ड बनाते हैं कहाँ पे, ये सॉरी, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक दो तीन चार पांच। ये कार्बन है, उसके एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक साइड पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा हुआ है और एक साइड पे NH लगा हुआ है। और ये जो आइसो वेलिन है उसमें तीन कार्बन है, ठीक है ना, 1 2 3, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। जो प्रोलीन है उसमें ये तीन कार्बन, ये जो C3 है वो बजाय कि इस कार्बन के साथ लगने एंड वाले कार्बन के साथ हम इसको लगा देंगे, तो 1 2 3 यहाँ पे ये तो बिल्कुल डायरेक्ट उसी का बीटा कार्बन के साथ लगा हुआ है ना, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गैमा है। तो अगर हम इसको बीटा कार्बन के साथ लगा दें, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा एंड दिस इज गैमा, तो अगर हम मिथाइल को गैमा कार्बन के साथ लगा दें और उस गैमा कार्बन वाले उसके साथ फिर उसको फर्दर NH के साथ अटैच कर दें तो हमारे पास प्रोलीन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये है दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गैमा, ठीक है, अल्फा बीटा एंड गैमा। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है ये बीटा कार्बन के साथ लगा हुआ है। मैंने प्रोलीन में क्या किया है, ये जो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गैमा, तो मैंने ये जो मिथाइल ग्रुप बीटा के साथ लगा हुआ था उसको जाके गैमा के साथ लगा दिए। मैंने क्या लगा दिए स्ट्रक्चर में ऐसे, तो गैमा के साथ लगाकर फिर उस गैमा वाले कार्बन के साथ जो कार्बन लगा हुआ है वो डायरेक्ट हमने N के साथ अटैच कर दिए, तो हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग बन जाती है, 1 2 3 4 एंड 5, और इसको हम बोलते हैं दिस इज प्रोलीन। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास प्रोलीन होती है। ये हमारे पास प्रोलीन बन जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे दो कार्बन आ जाएंगे CH2, यहाँ पे भी दो आ जाएंगे, एक दो तीन चार, और यहाँ पे भी दो आ जाएंगे, एक दो तीन चार, और इस तरह करके। और यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक दो और तीसरा ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और हमारे पास ये प्रोलीन बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास
मतलब प्रोलीन और वेलिन में कोई फर्क नहीं है। वेलिन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है जिसमें CH3 ग्रुप बीटा कार्बन के साथ लगा हुआ है, लेकिन वेलिन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। प्रोलीन में हम क्या करते हैं, वो जो बीटा के साथ कार्बन लगा हुआ है उसको हम गैमा के साथ लगाकर एन के साथ अटैच कर देते हैं और एक 5 मेंबर्ड रिंग बना देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में हमारे पास टोटल 4 कार्बन होते हैं। सबसे पहले आपने 4 कार्बन ड्रॉ कर देने, जो दोनों कार्बन, मतलब इस कार्बन के साथ आपने हाइड्रोजन लगा देना है और NH2 लगा देना है और यहाँ पे COH लगा देना है, और ये जो एंड वाला कार्बन है इसके साथ भी आपने COH ग्रुप लगा देना है। और ये हमारे पास, क्योंकि एस्पार्टिक एसिड एसिडिक होता है तो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एक फर्स्ट कार्बन मतलब इस कार्बन के साथ लगा हुआ होगा फर्स्ट, और एक फोर्थ कार्बन के साथ लगा हुआ होगा, एंड दिस इज एस्पार्टिक एसिड। और इसके अलावा ग्लूटामिक एसिड, ये इसमें 4 होते हैं। एस्पार्टिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, ग्लूटामिक एसिड में 5 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 5 पहले के साथ आपने लगा देना है और एक एंड वाले के साथ लगा देना है। इधर आपने NH2 लगा देना है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना है, और यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन फिल हो सकते हैं वो फिल कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक और ग्लूटामिक में कोई फर्क नहीं होता सिवाय नंबर ऑफ कार्बन के। एस्पार्टिक में 4 होते हैं, ग्लूटामिक में 5 होते हैं, और दोनों एसिड्स को टर्मिनल पे लगाना है, क्योंकि एसिड आपको पता है टर्मिनल ग्रुप पे लगा हुआ होता है। टर्मिनल कार्बन पे एसिड को लगा देना है आपने, और जो सेकंड कार्बन होगा वहां पे अपने अल्फा, क्योंकि ये सारे अल्फा अमाइनो एसिड है, तो ये दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, तो ये अल्फा अमाइनो एसिड आपने ड्रॉ कर देने। उसके बाद हमारे पास आता है लाइसिन का स्ट्रक्चर आता है। लाइसिन के स्ट्रक्चर में भी आपने 6 कार्बन ड्रॉ कर देने, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे COH लग जाएगा, यहाँ पे NH2 लग जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये अल्फा अमाइनो एसिड बन गया। अब दरमियान में ये CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास CH2, और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लग जाएगा। तो जो लाइसीन होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं, लेकिन जो छठा कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन है 1 2 3 4 5 6, जो छठा कार्बन होता है वहां पे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो जो 6 कार्बन होता है उसके ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा होता है। आप स्ट्रक्चर में देखें कितने अमाइनो ग्रुप है, ये सेकंड पे अमाइनो लगा हुआ है 6 पे, तो क्योंकि स्ट्रक्चर में 2 अमाइनो और कार्बोक्सिलिक कितने हैं, एक ही है, जिसको हम बोलते हैं दिस इज अ बेसिक अमाइनो एसिड। और इसी तरह हिस्टीडीन, हिस्टीडीन में हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो हमारे पास ये अल्फा है, ये हमारे पास क्या है, बीटा। ये जो गैमा है ना, गैमा कार्बन पे एक रिंग पोजीशन बन रही है कि कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, फिर नाइट्रोजन है, फिर नाइट्रोजन कार्बन का डबल बॉन्ड बन रहा है, फिर NHOC। देखिए यहाँ पे एक रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम हिस्टीडीन बोलते हैं। आपने ये देखना है कि हाइड्रोजन लगा हुआ है ग्लाइसिन में, एलानिन में वहां पे CH3 लगा हुआ है, वेलिन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, प्रोलीन में वही आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो CH3 बीटा पे लगा हुआ है, उस CH3 को हमने गैमा पे लगाकर N के साथ जाके लगा देना है, तो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। स्पार्टिक में 4 कार्बन होते हैं, ग्लूटामिक में 6 होते हैं, चौथे कार्बन पे भी COH ग्रुप लगा होता है, ग्लूटामिक में छठे कार्बन पे COH ग्रुप लगा होता है। लाइसिन में 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं, एक बीटा पे लगा हुआ है और एक अल्फा पे लगा हुआ है और एक छठे कार्बन पे जाके लगा हुआ है। इसी तरह हिस्टीडीन में भी 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर बेसिक उन्होंने दिया हुआ था। ये आपको 7 8 जितने भी दिए हुए हैं, ये आपको इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, क्वेश्चन आ जाता होता है। राइट टू बेसिक अमाइनो एसिड्स या राइट टू एसिडिक अमाइनो एसिड्स या इस तरह करके। अब स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स में उन्होंने क्या किया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स में वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड होता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोलर आयन भी कहते हैं। इट इज अ डाइपोलर आयन, या इसको हम ज्विटर आयन भी कहते हैं। ज्विटर आयन इसको जर्मन लैंग्वेज में कहा जाता है, जर्मन जबान में इसको ज्विटर आयन कहा जाता है। जर्मन जबान में किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को जो अपने अंदर 2 एंड्स कंटेन करता हो, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड कंटेन करता हो, उसको ज्विटर बोलते हैं। तो और डाइपोलर के नाम से जाहिर हो रहा है कि डाई मीन्स 2 एंड पोलर मीन्स पोल्स, एंड्स। तो 2 पोल्स या 2 एंड्स क्या होंगे, एक पॉजिटिव एंड होगा हमारे पास
और एक नेगेटिव एंड होगा। तो जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, it is a dipolar ion के within the same molecule there is a positive center as well as a negative center, और इसको जर्मन लैंग्वेज में ज्विटर आइन भी कहा जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर दोनों। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? आर सी एच एन एच टू सी ओ एच, दिस इज अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड, जिसमें एसिड है, अमाइनो है, एंड दिस इज न्यूट्रल। लेकिन कुछ ऐसा होता है हमारे पास कि वो जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, आप देख सकते हैं उसमें से हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास, और बनाता है, मतलब ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये इधर को ट्रांसफर हो जाएगा और क्या बना देगा हमारे पास? जब ये हाइड्रोजन इधर को ट्रांसफर होता है तो आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर जाता है, और इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है, और हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोन निकलता है। तो वो प्रोटोन किसके साथ जाके लग जाता है? नाइट्रोजन प्रोटोन अपनी तरफ ले लेता है और वो क्या बना देता है? NH3 पॉजिटिव। तो एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आपको पॉजिटिव एंड भी नजर आ रहा है, नेगेटिव एंड भी नजर आ रहा है, और इट इज कॉल्ड अ डाइपोलर आयन और जिटर आयन। इसको हम इंटरनल साल्ट भी कहते हैं। तीसरा नाम इसका क्या होता है? साल्ट क्यों कह रहे होंगे? साल्ट हमारे पास कैटाइन और एनाइन से मिलकर बनता है, ये एनाइन है और ये कैटाइन है, दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये इंटरनल साल्ट भी बन रहा है हमारे पास। डाइपोलर आयन, ज्विटर आयन और इंटरनल साल्ट, दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड के बाद वो डिस्कस करें कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और कभी कभी बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं, मतलब ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एनी सब्सटेंस दैट बिहेव्स बोथ एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर। तो और ये ज्विटर आयन की बात हो रही है, ये अमाइनो एसिड की बात नहीं हो रही है, अमाइनो एसिड न्यूट्रल होता है। ये जो ज्विटर आयन हो रहा है इसको हमने डिस्कस करना है कि ये क्या करता है। तो वो आर सी एच एन एच थ्री पॉजिटिव सी ओ ओ नेगेटिव, अगर इसके अंदर मैं H पॉजिटिव को डाल दूं, H पॉजिटिव मतलब अमाइनो एसिड के सोल्यूशन के अंदर मैं क्या डाल दूं? एसिड डाल दूं, तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे? ये जो नाइट्रोजन लेगा हाइड्रोजन को, या जो CO नेगेटिव हाइड्रोजन को लेगा? जो नेगेटिव है वही H पॉजिटिव को लेगा। और जब केमिस्ट्री की जबान में किसी भी ऐसे सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज एक्टिंग एज अ बेस। तो क्योंकि यहाँ पे एसिटेट आयन या कार्बोक्सिलेट आयन, दिस इज क्या है? दिस इज अ कार्बोक्सिलेट आयन, this is a carboxylate ion. As this carboxylate ion is accepting H positive proton, so this carboxylate ion will act as a base. और क्योंकि ये बेस के तौर पर बिहेव करेगा तो ये पूरा का पूरा अमाइनो एसिड, ये पूरा का पूरा इंटरनल सॉल्ट ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन इज बिहेविंग एज अ बेस। हम बोलेंगे कि ये क्या बना रहा है यहाँ पे हमारे पास? RHCOOH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड इज बिहेविंग एज base. Why? Because the carboxylate ion has accepted a proton from the solution, or anything that accepts a proton in the world of chemistry is termed as basic, और बेसिक इन कैरेक्टर, या बेसिक बेस कहलाती है वो। इसी तरह हमारे पास अगर हम दोबारा एक कंडीशन अप्लाई करें यहाँ पे, तो वो कंडीशन क्या होगी? RCH NH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव। यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोक्सल नेगेटिव ऐड कर दूँ सोल्यूशन के अंदर, मैंने क्या डाल दिया? अल्कली डाल दिया। अल्कली क्या करेगा? अल्कली आपको पता है बेस है, अल्कली इज अ, और बेस क्या करती है? बेस एक्सेप्ट्स प्रोटोन,
पीछे भी हम पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलेट आयन को हमने बेस इसलिए कहा था क्योंकि उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया था। एनीथिंग दैट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन इज अ बेस, एनीथिंग दैट डोनेट्स प्रोटॉन इज एन एसिड। अब ये बेस को एक्सेप्ट तो करेगी प्रोटॉन, लेकिन कहाँ से एक्सेप्ट करेगी, ये कहाँ से लेगी, इस हाइड्रोजन को लेगी। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को नहीं ले सकती क्योंकि ये हमारे पास हाइड्रोजन काफी ज्यादा मतलब मजबूत हाथों में, सेफ हैंड्स में। ये NH3 जो है ये अनस्टेबल है, तो ये अपना एक हाइड्रोजन इजीली डोनेट करना चाहेगा। जब ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो एनीथिंग दैट डोनेट्स एन एसिड डोनर इज, प्रोटॉन डोनर इज, प्रोटॉन डोनर हम बोलते हैं एसिड होता है, प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। तो क्योंकि NH3 पॉजिटिव अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCH NH2 हो जाएगा, ये COO नेगेटिव प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, वाटर बन जाएगा। सो द अमाइनो एसिड हियर इज एक्टिंग एज अ बेस बिकॉज ऑफ द अमाइनो ग्रुप। अमाइनो एसिड is acting as a is acting as an acid because of NH3 positive group, and amino acid is acting as base because of COO negative group. बेस के तौर पर बिहेव करेगी COO नेगेटिव की वजह से, और एसिड के तौर पर बिहेव करेगी ड्यू टू NH3 पॉजिटिव ग्रुप के तौर पर। तो ये इसकी उन्होंने रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन किया हुआ था, उसके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को एक्सप्लेन किया हुआ था कि कब एसिड अमाइनो एसिड एज एसिड बिहेव करता है और कब अमाइनो एसिड एज बेस बिहेव करता है। यहाँ पे अमाइनो एसिड एज बेस बिहेव कर रहा है। क्यों बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है, बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, कि जब हम उसके अंदर एसिड डालते हैं कार्बोक्सिलेट आयन उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है, एंड एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव इज अ बेस। और यहाँ पे जो होता है वो हम अल्कली डालेंगे, अल्कली जो है वो प्रोटॉन कहीं ना कहीं से लेगा, तो एमाइनो एसिड में NH3 पॉजिटिव जो है वो H पॉजिटिव को डोनेट करता है, एंड क्योंकि NH3 पॉजिटिव H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है, देन हियर अमाइनो एसिड इज एक्टिंग एज एन एसिड। नेक्स्ट हम उसकी पढ़ेंगे सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। सबसे पहले है हमारे पास कि RC डबल बॉन्ड OH, R की बजाय यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पेसिफिकली CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसे कर लेते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे Br2 डालेंगे, तो ये ब्रोमीन है, हेलोजिनेशन कर रहे हैं हम बेसिकली। तो ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगी, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन की जगह पे जो है ना अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और अल्फा ये हमारे पास है अल्फा कार्बन, एंड दिस इज आगे हमारे पास बीटा कार्बन आ जाएगा। तो क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा, और उसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, ब्रोमीन लगा देंगे, और जो रिमूव्ड हाइड्रोजन है वो दूसरे ब्रोमीन के साथ मिलकर HBr बना देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH C डबल बॉन्ड OH प्लस HBr, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करके हम वहां पे क्या लगा देंगे, ब्रोमीन लगा देंगे, और वो जो हाइड्रोजन है वो दूसरे ब्रोमीन एटम के साथ मिलकर क्या बना देगा, HBr। और अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करना इसलिए क्योंकि वो एसिडिक है, तो वो इसलिए हमारे पास इजीली रिमूव हो जाता है, वहां पे हेलोजिनेशन इफेक्टिवली हो जाती है। और यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किया रेड फॉस्फोरस का। रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल हमने पहले भी किया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि हमने रेड फॉस्फोरस को एज अ कैटलिस्ट पहले कहाँ इस्तेमाल किया था। और रेड फॉस्फोरस को इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि इट इज अ वेरी एफिशिएंट कैटलिस्ट, हाईली रिएक्टिव कैटलिस्ट, हाईली रिएक्टिव एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की 3 फॉर्म्स होती हैं, एलोट्रॉप फॉर्म्स होती हैं, रेड, ब्लैक एंड एक रेड होती, 2 तो होती हैं, रेड एंड ब्लैक। और इसमें जो रेड होती है वो ज्यादा हमारे पास रिएक्टिव होती है, इसलिए रेड फॉस्फोरस इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो हमारे पास अल्फा ब्रोमो एसिड, इसको हम बोलेंगे अल्फा ब्रोमो
एसिड, ये हमारे पास अल्फा ब्रोमो एसिड जो सिंथेसाइज हो चुका है, अब ये रिएक्ट करेगा आगे सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये रिएक्ट करेगा दो अमाइनो मॉलिक्यूल्स के साथ और क्या बनाएगा हमारे पास, अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करना है तो हमने अल्फा ब्रोमो एसिड से अल्फा अमाइनो एसिड की तरफ जाना है और अल्फा ही पोजीशन पे क्या लगेगा NH2 और यहाँ पे क्या लगा हुआ होगा N। और ये किस चीज का स्ट्रक्चर है कि कार्बन के साथ एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, एक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और दूसरी साइड पे R लगा हुआ है, तो क्या कहलाता है, अमाइनो एसिड। और ये कौन सा अमाइनो एसिड है, दिस इज एन अल्फा अमाइनो एसिड। एक Na2 ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा और ब्रोमीन दूसरे Na2 के साथ मिलकर क्या बना देगा, NH4Br। ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन हो गया कि पहले हमने एक एसिड लिया है, एसिड को की हमने हेलोजनेशन की है, हेलोजनेशन के लिए जो हमने रिएक्टेंट किया है वो ब्रोमीन 2 लिया है Br2, वो रिएक्ट करेगा और बनाएगा अल्फा ब्रोमो एसिड विद द रिलीज ऑफ HBr। अल्फा ब्रोमो एसिड मजीद अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि हमने अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करना है तो अमोनिया तो होना तो बहुत जरूरी है। तो एक अमोनिया यहाँ पे जाकर लग जाएगा NH2 और दूसरा NH4Br बना देगा। ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसका नाम भी है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैकर सिंथेसिस। स्ट्रैकर सिंथेसिस में आपने चंद चीजें लेनी है और ये रिएक्शन आपने इससे मिलता जुलता रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या चीजें लेनी है, आपने लेना है एक अदद आल्डिहाइड, एक अदद HCN, एक अदद NH3। इसको अगर आप अपनी बीकर या किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो आपस में रेक करके क्या बना देंगे, सी, ये इस एल्डिहाइड को देखना है, इस एल्डिहाइड की एक साइड पे लग जाएगा NH2, दूसरी साइड पे लग जाएगा CN और एक साइड पे लग जाएगा H। ठीक है ना। और आप देख सकते हैं या अगर हम ये वाला ले लें एल्डिहाइड तो इस तरह बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH HCN प्लस NH3। क्या है, NH3 है और CN है। इसी एल्डिहाइड के साथ एक साइड पे O के साथ CN लग जाएगा और दूसरी साइड पे क्या लग जाएगा, NH2। एक कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ है, फिर लगा हुआ है हाइड्रोजन और एक आपने लगा देना है CN, एक लगा देना है आपने NH2। सिमिलर जैसे यहाँ पे आपने Na2 लगाया, दूसरी साइड पे क्या लगा देना है आपने, CN। अब ये जो भी आप एल्डिहाइड ले लेंगे उसकी एल्डिहाइड पे जो दो साइडों पे हाइड्रोजन लगे हुए होंगे या फिर अल्काइल ग्रुप होगा वो तो एज इट इज आपने लगा देना है, लेकिन साथ में क्या लगा देना है, एक CN ग्रुप लगा देना है और एक NH2 ग्रुप, एक CN ग्रुप लगा देना है और एक NH2 ग्रुप। ये स्टैकर सिंथेसिस में यही तीन चीजें चाहिए होती हैं, एल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड एंड अमोनिया। कि इन hydrogen cyanide is added to an aldehyde in the presence of ammonia and alpha amino cyanide is produced। ये प्रोड्यूस हो रहा है ना हमारे पास, ये स्ट्रैकर सिंथेसिस है हमारे पास। दिस इज स्ट्रैकर सिंथेसिस, अल्फा अमाइनो नाइट्राइल इज प्रोड्यूस्ड। अल्फा अमाइनो है, ये कार्बन है और ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है तो ये अल्फा अमाइनो नाइट्राइल प्रोड्यूस हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, अमाइनो लगा हुआ है, दिस इज अल्फा कार्बन। ये तो पहला कार्बन है ना जो फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहा है और जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन होता है उसके बिल्कुल जो एडजेसेंट कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो अल्फा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप। अल्फा कार्बन पे अमाइनो होता है, इसको हम बोलेंगे अल्फा अमाइनो नाइट्राइल। आयनों को नाइट्राइल भी तो कहते हैं। अब ये अल्फा अमाइनो नाइट्राइल जो है CH3CH NH2C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी हम करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H2O H पॉजिटिव, H पॉजिटिव इंडिकेट्स एसिड एंड H2O डाइल्यूट एसिड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता है कि सबसे पहले साइनाइड एसिडामाइड में कन्वर्ट होगा, ये C डबल बॉन्ड O NH2 में कन्वर्ट होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CNH2 C डबल बॉन्ड OOH। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कौन सा, अल्फा अमाइनो एसिड। इसी से मिलता जुलता आपने रिएक्शन पहले पढ़ा हुआ है, आपने मुझे होमवर्क इसका दिखाना है कि इससे मिलता जुलता आपने रिएक्शन कहाँ पढ़ा है।
यहाँ पे अल्फा अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो रहा है, वहां पे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड सिंथेसाइज हो रहा था, और यही था एल्डिहाइड को हमने रिएक्ट करवाया था। एल्डिहाइड को हमने यहाँ पे क्या रीजन ली थे कि एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ है, अल्फा अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ है। और हमने जो चीज़ें ली हैं वो लिया है HCN लिए प्लस NH3 लिए फर्स्ट में, और सेकंड में हमने उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई है H2O/H पॉजिटिव, तो वो अल्फा अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। पीछे हमने पढ़ा हुआ एक रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सिर्फ फर्क यहाँ पे अमाइनो और हाइड्रोक्सी का बनता है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हमारे पास जो ये थी, हमारे पास सिंथेसिस, दो सिंथेसिस थी अल्फा अमाइनो एसिड्स की। एक तो 3 बाय हेलोजनेशन ऑफ एसिड, अल्फा हेलोजनेशन ऑफ एसिड करेंगे और उसके बाद उस अल्फा हेलोजनेटेड एसिड को हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा के अल्फा अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद ये जो दूसरी है वो स्ट्रेटा सिंथेसिस है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो सबसे पहला रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कोई ना कोई एस्टर बन रहा होगा। आपको पता है एस्टर कैसे बनता है, एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बन जाता है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास अमीनो एसिड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ और क्या बनाएगा, अमाइनो एस्टर जनरेट कर देगा। क्या करेंगे, हम एक अमीनो एसिड लेंगे RCHNH2COOH और किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, R-OH के साथ रिएक्ट करवा देंगे, और हमारे पास क्या बनाएगा ये RCHNH2C डबल बॉन्ड OR-। तो क्या हुआ, ये जो R- है वो जाके OR की जगह पे, मतलब RO- जो है वो यहाँ पे जाके लग जाएगा, OH की जगह पे जाके रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अल्फा अमाइनो एस्टर। कि जब भी अमाइनो एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल एसिड के साथ मिलकर एस्टर बना देता है और पूरा पीछे स्ट्रक्चर एज इट इज रह जाता है। इसके अलावा जो दूसरा रिएक्शन है हमारे पास वो क्या है, वो बेसिकली रिएक्शन है हमारे पास नाइट्रस एसिड के साथ, उसको हमने रिएक्ट करवाया हुआ है। स्टेरिफिकेशन में जो हमारे पास कैटलिस्ट है उन्होंने लिया हुआ है वो क्या है, H पॉजिटिव डाइल्यूट एसिड्स की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, कैटालिटिक अमाउंट लेनी है उसकी H पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग H पॉजिटिव H2SO4 आप ले लें, उसकी मौजूदगी में हम इसको रिएक्ट करवाते हैं। जो दूसरा रिएक्शन है हमारे पास वो ये है कि हम RCHNH2COOH को रिएक्ट करवाएंगे विद ओवर नाइट्रस एसिड HNO2। HNO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। एक होता है हमारे पास HNO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। इधर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 होती है, इसको हम बोलेंगे नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। अस जब लगता है तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इक जब लगता है तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और हमेशा याद रखिएगा जब भी नाइट्रस एसिड रिएक्ट करता है विद एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप, तो वो अमाइनो ग्रुप को N2 में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जब भी नाइट्रस एसिड किसी भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा जो कि अपने अंदर अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप कंटेन करता होगा, तो वो नाइट्रस एसिड इस NH2 को N2 में नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे क्या लगा देगा, हाइड्रोक्सिल लगा देगा। यहाँ पे NH2 की जगह पे हाइड्रोक्सिल लग जाएगा, यहाँ पे ये COOH बन जाएगा,
और यहाँ पे क्या बन जाएगा, N2 गैस रिलीज होगी और साथ में क्या रिलीज होगा हमारे पास, H2O। जब भी नाइट्रस एसिड व्हेनेवर और ये रिएक्शन नहीं कि तो यहाँ पे एक आप आगे भी पढ़ेंगे तो इसको जहन में रखिएगा कि नाइट्रस एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो वो जो Na2 ग्रुप होता है उसको वो N2 में कन्वर्ट कर देता है और वहाँ पे वो हाइड्रोक्सिल लगाकर इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम बोलेंगे दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, दिस इज एन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड आपने दो तरीकों से बनाया है कि कैसे हमने, एक तो ये वाला तरीका है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड प्रोड्यूस करने का कि अमाइनो एसिड को आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, और एक दूसरा जो अभी मैंने यहाँ पे बोला है कि एक ये तरीका है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाने का। तो ये दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाने के। और N2 क्या होती है, हमारे पास गैस होती है, नाइट्रोजन गैस है। तो ये N2 गैस रिलीज हो जाती है जब भी नाइट्रस एसिड रिएक्ट करेगा हमारे पास। तो नाइट्रस एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद रिड्यूस हो जाता है और दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे क्या है, 0। तो +5 से 0 हो रहा है मतलब इसने खुद रिड्यूस हो गया और दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिडक्शन हुई है इसकी खुद की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दीज टू वाज द रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड की। एक में अमाइनो एसिड को हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है वो अल्कोहल के साथ मिलकर एस्टर बना देगा, और दूसरे में जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये पूरा जो खुद का अमाइनो ग्रुप